हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोरावर क्लासेस पर। और हम कर रहे हैं केवीएस टीजीटी 2016 एग्जाम के पेडागोजी सेक्शंस के क्वेश्चंस को। 10 क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में आपको करा दिए थे। अगले 10 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग प्लेसेस प्राइमरी एम्फेसिस अपॉन। ठीक है, तो जो फील्ड थ्योरी है, कर्ट लेविन की जो थ्योरी है फील्ड थ्योरी, तो उसका जो प्राइमरी फोकस था वो किस पे है, या फिर प्राइमरी फोकस किस पे है ये पूछा गया है बेसिकली। देखिए ये सारी चीजें हैं उसका पार्ट, लेकिन प्राइमरीली वो किस पर फोकस करते हैं, यानी मुख्य रूप से बताना है आपको। द रोल द अटेनमेंट ऑफ वंस गोल प्लेज इन व्हाट इज लर्न्ड, द होलनेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम प्रक्रिया की समग्रता, द होलनेस ऑफ लर्निंग सिचुएशन, द पर्पजिवनेस ऑफ बिहेवियर या फिर व्यवहार की स्वदेशिता, जो भी है हिंदी में। तो देखिए जो कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी थी उसमें जो प्राइमरी फोकस किया गया था वो किया गया था गोल्स पर और कुछ थ्रेट्स पर या फिर बैरियर्स पर। तो होता क्या है कि हर एक इंडिविजुअल को कुछ गोल अचीव करने होते हैं और उन गोल को अचीव करने में कुछ बैरियर्स होते हैं जिनको ओवरकम करना जरूरी है। और वो बैरियर्स जो है वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। रुकावटें जो होती हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, और क्योंकि बैरियर में चेंज होता है तो उसके थ्रू जो है इंडिविजुअल के लाइफ स्पेस में भी चेंज हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द रोल अटेनमेंट ऑफ वंस गोल प्लेस इन व्हाट इज लर्न्ड। ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं बट प्राइमरीली एम्फेसिस बताया है। तो एक तो गोल्स पर फोकस किया था, एक थ्रेट या बैरियर्स पर बहुत फोकस किया था उन्होंने। पूरा फील्ड थ्योरी है उनकी कि एक इंडिविजुअल का प्रॉपर एक फील्ड होता है और उसके अंडर जो है, उसके मतलब अंदर इंसान जो है वो पूरा जो फील्ड होता है उसके आसपास का एरिया वो वही एरिया है। मतलब इंसान का वो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, वो फिजिकल वर्ल्ड है, उसके आसपास का एरिया जिसमें वो रहता है। उसमें उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर तरह की चीजें होती हैं, इमेजिनरी भी हो सकती हैं, कंक्रीट भी हो सकती हैं। वो सारा एक फील्ड बन जाता है उस इंसान का और उस फील्ड के अंदर जो है एक्टिविटीज होती हैं और उसको कुछ गोल अचीव करने होते हैं और वहीं पर उसके कुछ बैरियर्स भी होते हैं जिनको उसे ओवरकम करना होता है। उन बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। सो देखिए यहाँ पर 4 चीजें हैं। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन है, एडीएचडी है और डिसलेक्सिया है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कैलकुलेशन में हो गई, रीडिंग में हो गई, राइटिंग में हो गई, ये इस तरह की स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डिसलेक्सिया, जो कि जिसमें रीडिंग डिसऑर्डर होता है एक तरह का, कि बच्चे को उल्टे पुल्टे शब्द दिखाई देते हैं और जैसे कि पी का क्यू नजर आता है, डी का बी नजर आता है और इस तरह की चीजें, सी को ऐसे उल्टा देख लेता है, तो रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो डिसलेक्सिया इज ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग इन विच दीज आर फॉलोड। तो काउंसलिंग की स्टेजेस को आपको बताना है कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। तो बेसिकली इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पर है एस्टैब्लिशिंग एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, टर्मिनेशन एंड फॉलोअप, इनिशियल प्रोसीजर्स और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। तो देखिए जब भी आप किसी इंसान की काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको कुछ मेंटल दिक्कत है, उसको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, उसको बहुत एग्रेसिव है, जो भी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक काउंसलर सबसे पहले उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब होता है कि उसकी जगह पे खुद को रख के उसको दिखाता है कि मैं खुद आपकी सिचुएशन को फील कर सकती हूँ या जो भी है, तो उसके साथ एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। तो पहले आ जाएगा ए, फिर टर्मिनेशन एंड फॉलोअप तो लास्ट में होगा, इनिशियल प्रोसीजर और इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। तो स्ट्रैटेजीज भी बाद में आएंगे, पहले आएंगे इनिशियल प्रोसीजर्स। तो ए के बाद आएगा सी आपका, और उसके बाद आएगी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, जो भी आप इंटरवेन करना चाहते हैं, जिन भी स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो भी आप कार्यनीति अपनाना चाहते हैं, डी। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। जब ये स्ट्रैटेजीज आपकी कामयाब होंगी तो आप टर्मिनेशन कर देंगे और फॉलोअप करेंगे, फीडबैक लेंगे और इसका तो वो एंडिंग करेंगे। तो ए सी डी बी, ओके, दिस इज द करेक्ट पैटर्न। अगर देखें हम इसमें अगर जाएं तो ए यहाँ पर है लेकिन ए के बाद बी है, बी टर्मिनेशन पहले नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी टर्मिनेशन पहले कर दिया गया है, यहाँ पर भी टर्मिनेशन पहले कर दिया गया है, जबकि वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज ए pragmatic position that,
तो प्रैग्मेटिक यानी कि प्रयोजनवादी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है कि इनके अकॉर्डिंग इनमें से क्या ठीक है। द पर्पस ऑफ प्ले इज टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू वर्क, यानी कि जो प्ले है, जो खेल है, उसका उद्देश्य कार्य की योग्यता में सुधार लाना होता है। नो इंस्टीट्यूशन इज टू स्कैर्ड टू एस्केप क्रिटिकल एनालिसिस, कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जिसका मतलब आप क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते हो, जिसकी आलोचनात्मक एनालिसिस आप उसका नहीं कर सकते हो, विश्लेषण। द ऑपोजिट ऑफ एन एविल इज गॉड, या फिर एविल का जो ऑपोजिट होता है वो गुड होता है, ठीक है, बुराई का, अच्छाई का विलोम बुराई होता है, ठीक है। व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल इज इनहेरेंटली गुड, जो इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए, जो एक व्यक्ति के लिए मतलब गुड है, वो अंतर्निहित रूप से भी वो गुड होगा, ठीक है। मतलब आप सोचते हैं कि इंडिविजुअल के लिए अच्छा है तो भाई वो होना ही होना अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा फिक्सनेस आ गई है कि जो उस इंडिविजुअल के लिए गुड है वो इनहेरेंटली गुड ही होगा। तो यहाँ पे फिक्सनेस आ गई है, तो फिक्सनेस की तो बात करते ही नहीं है, मतलब एक चीज फिक्स होती ही नहीं है। ऑपोजिट ऑफ एन एविल इज गुड, तो ये भी नहीं मानते प्रैग्मेटिस्ट, क्योंकि डार्विन की थ्योरी को फॉलो करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं। तो गुड बैड का मतलब इतनी क्लियर डेफिनेशंस नहीं है, जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ता जाएगा, उसके लिए वो गलत भी कर रहा है तो उसको सही मानते हैं। नो इंस्टीट्यूशन इज टू स्कैर्ड टू एस्केप क्रिटिकल एनालिसिस, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता है, बिल्कुल ये चीज तो है। द पर्पज ऑफ प्ले इज टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू वर्क। अब देखिए यहाँ पर इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा आपको, या फिर मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ इन दो ऑप्शंस में से क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। प्रैग्मेटिक फिलॉसफी चेंजिंग वैल्यूज पर डिपेंड करती है, मतलब ये बोलते हैं कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, उसको चेंज होना ही होना होता है, उससे बेहतर अगर कोई चीज आ जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि चीजें इंप्रूव होती हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मस्ट बी राइट या फिर शुड बी राइट। द पर्पज ऑफ प्ले इज टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू वर्क, तो खेल का उद्देश्य कार्य करने की योग्यता में सुधार लाना होता है, ठीक है, हम ये इसको मानकर चल सकते हैं। नो इंस्टीट्यूशन इज टू स्कैर्ड टू स्किप, तो ये तो थोड़ा रिलेटेड है नहीं यहाँ से कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है इतनी पुनीत नहीं हो सकती जिसका विवेचन विश्लेषण अनिवार्य ना हो, तो ये थोड़ा कंटेक्स्ट में जाता ही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि जो खेल है, जो खेल की प्रक्रिया है, वो खेल किसी भी तरीके का खेल हो सकता है, तो उसका कार्य क्या होता है कि इंप्रूव करे, आप वर्क करने की एफिशिएंसी को इंप्रूव करे, आपकी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए खेल जरूरी होता है। कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्य को बढ़ाने का काम करती है, आपकी एबिलिटीज को बढ़ाने का काम करती है, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रैग्मेटिक। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे द बेसिक पर्पज ऑफ सुपरविजन इज टू, जो सुपरविजन का बेसिक पर्पज क्या होता है। सुपरवाइजर्स होते हैं ना आपके, जब आप टीचर ट्रेनी होते हैं तभी आपको टीचर्स आपके सुपरवाइज करने आते हैं, तो इसी तरह से क्या मतलब होता है सुपरविजन का, क्या पर्पज है। हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, हेल्प टीचर्स इंप्रूव देयर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, हेल्प टीचर्स इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, हेल्प टीचर्स बिकम स्किल्ड इन डीलिंग विद चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्लियर इन द सेंस कि यहाँ पर चिल्ड्रन भी है और टीचर्स भी है। तो देखो अगर हम वैसे एज ए टीचर, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं, तो हम टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि हम टीचर और हमें बच्चों को किस तरह से हेल्प करना है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए कि भाई बच्चों और ज्यादा बेहतर कर सके, इसलिए हम सुपरविजन करते हैं, उनको डराने के लिए नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि बच्चे अपनी उसमें इंप्रूव करें, ठीक है। अब बात आते हैं अगर टीचर्स के सुपरविजन की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं कि हेल्प टीचर्स बिकम स्किल्ड। हाँ, ये तीनों ऑप्शंस मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर टीचर की बात हो रही है कि टीचर का सुपरविजन हो रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी भी ठीक हो सकता है, हेल्प टीचर्स बिकम स्किल्ड इन डीलिंग विद चिल्ड्रन। उनका सुपरविजन इसलिए होता है कि हम उनको स्किलफुल बना सके, है ना। कोई भी सुपरविजन जो होता है, अगर वो आपको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहा है, आपकी कमियां बता रहा है, तो आपको स्किल्ड बनाने के लिए ना, ताकि आप सुधार कर सकें। या फिर हेल्प टीचर्स इंप्रूव देयर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ये भी हो सकता है, हेल्प टीचर इंप्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर इसलिए नहीं है कि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि ये टीचर्स के पर्सपेक्टिव है या बच्चों के पर्सपेक्टिव में है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप ए लगा सकते हैं कि क्योंकि हम तो ये सोचकर मानते हैं कि हम बच्चों के लिए एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं, तो बच्चों की लर्निंग को और इफेक्टिवली और इम्प्रूव करने के लिए कि हेल्प चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, हम बच्चों का सुपरविजन इसलिए करते हैं ताकि वो इफेक्टिवली लर्न कर पाए, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अगर टीचर्स के सुपरविजन की बात होगी तो ये तीनों ऑप्शन ही ठीक है भाई, टेक्निक्स जो टीचिंग की है या फिर किस तरह से उनके स्किलफुल बनाया जा सकता है, हम हर चीज के लिए सुपरविजन करते हैं जब टीचर ट्रेनिंग का सुपरविजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज
whose educational philosophy is rooted in pragmatism. अगेन pragmatism से क्वेश्चन है कि जिनकी एजुकेशन फिलॉसफी जो है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है अगर वो pragmatism को फॉलो करता है तो फिर वो इनमें से क्या चीज को वैलिड मानेगा. कंसिडर द IQ इज इनेट, मतलब कंसिडर करेगा कि जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है वो इनेट है, कांस्टेंट है, वो कभी बदल नहीं सकता है. रिजेक्ट द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन के मेथड्स को जो है वो रिजेक्ट कर देगा. मेंटेन दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, कि ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी मच पॉसिबल. क्लेम दैट नॉलेज इन टेंटेटिव एंड ट्रूथ इज रिलेटिव. ठीक है, तो अब चेंजिंग वैल्यूज में बिलीव करते हैं कि वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल यूटिलिटी. ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो यहाँ पर IQ फिक्स है, कांस्टेंट है, ये तो मानेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज को बिल्कुल नकार देते हैं कि फिक्स नाम की कोई चीज होती नहीं है. उसके बाद रिजेक्ट द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ये रिजेक्ट नहीं करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो आपको कोई चीज प्रूफ होगी कि अब कोई नई चीज निकल के आई है हमारे पास. तो एक्सपेरिमेंट से तो आप पुरानी वैल्यूज को चेंज करके नई वैल्यूज जनरेट करते हैं, तो ये तो होगा, तो इसमें लिखा है रिजेक्ट, तो ये नहीं हो सकता. मेंटेन दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब क्या समझते हैं आप? आपके सामने कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपको इन्हीं में से चूज करना है. ठीक है, आपके लिए यही ऑप्शन है और ये कभी बदलेंगे नहीं, तो ये वाली चीज आ गई. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि वस्तुनिष्ठता हो गई है कि एक चीज जो फिक्स है वही रहेगी, तो वो भी नहीं हो सकता है. अब यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि नॉलेज जो है वो टेंटेटिव है. ठीक है, मतलब अस्थाई है, नॉलेज बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, तो हम कह सकते हैं कि नॉलेज टेंटेटिव है. और ट्रुथ भी रिलेटिव है, सापेक्ष है, वो ट्रुथ भी जो है बदलता रहता है उसके अकॉर्डिंग. जैसे ज्ञान का चेंज हो जाता है, एपिस्टेमोलॉजी जो होती है उसमें चेंज आता जाता है, तो हमारे सच के मायने भी बदलते जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चेंजिंग वैल्यूज में बिलीव करते हैं प्रैग्मेटिस्ट. नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉइज. तो देखो आपको दो टर्म्स पता होंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. सो इंक्लूसिव एजुकेशन तो ये कहती है आप सबको एक स्कूल में ले आइए, लेकिन आपको सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा ताकि आप चाइल्ड को एडजस्ट कर पाए. लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहते हैं कि आप एक स्कूल में तो ले आओ, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाएंगे. अब बच्चे को देखना पड़ेगा वो किस तरह से स्कूल में आएगा, किस तरह से स्कूल की फैसिलिटीज का लाभ उठाएगा. तो यानी कि इसका भी मतलब यही था कि उनको एजुकेशन देनी है बिगिनिंग से ही नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव से कैसे अलग होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ही कहती है कि आप जो है सिस्टम में चेंज लाएंगे बच्चे को एडजस्ट करने के लिए. बच्चा अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा, उसके लिए आपको फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, रैंप आपको बनाने पड़ेंगे, लिफ्ट बनानी पड़ेगी, जो भी है. लेकिन इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये कहती है कि ठीक है हम इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक चीजें करनी है वो बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स वगैरह खुद हैंडल करेंगे, हम उस चीज को हैंडल नहीं करेंगे. तो वैसे मतलब यही है कि नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाना है इंटीग्रेटेड में भी. नेक्स्ट है जोयसी एंड वेल क्लासिफाइड डिफरेंट टीचिंग मॉडल्स इनटू 4 डिस्टिंक्ट फैमिली. तो उन्होंने टीचिंग मॉडल्स को 4 डिस्टिंक्ट फैमिलीज में डिवाइड किया था. तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सी फैमिली का इन्होंने जिक्र नहीं किया है. तो इन्होंने बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली का भी किया है जिक्र, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली का भी किया है, पर्सनल फैमिली का भी किया है, मतलब एक्लेक्टिक लर्निंग फैमिली का इन्होंने नहीं किया है. ओके, ये नहीं है इसका आंसर. तो आंसर आ गया बिहेवियर, इंफॉर्मेशन और पर्सनल. और फोर्थ कौन सी है? सोशल इंटरेक्शन फैमिली. ठीक है, तो इस तरह से 4 हो गए, बिहेवियर, इंफॉर्मेशन, पर्सनल एंड सोशल. बट एक्लेक्टिक लर्निंग फैमिली की बात इन्होंने नहीं की थी टीचिंग मॉडल्स में. नेक्स्ट है द बेसिक आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए जो बेसिक आइडियल है वो क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म ऑफ वट एवर वन थिंग्स एक्स रॉन्ग, पावरफुल लीडरशिप, बिलीफ इन द ओपिनियंस ऑफ द लीडर, रिस्पेक्ट फॉर द एनलाइटेंड इंडिविजुअल. तो देखो भाई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है बेसिकली, अगर कोई भी चीज उनको गलत लगती है तो वो आवाज उठाते हैं उस चीज की तरफ, उसकी आलोचना करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे कुछ राइट्स होते हैं, हमारी जस्टिस की वैल्यूज होती है कि सबको न्याय मिलना चाहिए. अगर एक इंडिविजुअल के भी पर्सनल राइट्स का हनन किया जा रहा है तो वो भी उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है. तो क्रिटिसिज्म होता ही होता है डेमोक्रेसी में. वैसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए. पावरफुल लीडरशिप डेमोक्रेसी को डिपिक्ट नहीं करती है. पावरफुल लीडरशिप तो हिटलर की भी थी, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी. बिलीफ इन द ओपिनियंस ऑफ द लीडर, तो लीडर की बिलीफ पर ही डिपेंड करेंगे तो डेमोक्रेसी कहां पर आएगी? विश्वास डेमोक्रेसी में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल उसी पर विश्वास करते चलते हैं. रिस्पेक्ट फॉर द एनलाइटेड इंडिविजुअल, या फिर जो भी बहुत प्रबुद्ध लोग हैं उनके लिए आप रिस्पेक्ट, ये तीनों ही कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप को दर्शा रहे हैं, मतलब जहां पर हम एक इंसान को फॉलो करते हैं. तो ऐसा नहीं है, डेमोक्रेसी में आपको क्रिटिसिज्म का अधिकार होता है. भले आपका लीडर भी कुछ गलत कर रहा है तो
वो भी आप क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज नोन एज, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलते हैं ओजाइव को, तोरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ इस तरह से जो पॉइंट्स 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 ऐसे बन के आप ऐसे लाइन जोड़ जोड़ के बनाते हैं, इसको ओजाइव बोलते हैं। ओके, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और अब 20 क्वेश्चंस और रह गए हैं। नेक्स्ट 2 वीडियोज में मैं उनको भी कवर कर दूंगी, TGT 2016 का एग्जाम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।